Welcome student. Today we will learn about ectopic pregnancy and this is from मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी। ओके, तो आजकल हम देख रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसी का ये एक टॉपिक है। तो जिन्होंने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो भी उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें से नोट्स बना सकते हैं। माइंड हाई नर्सिंग की सारी वीडियोज़ सर्च करने पे आपको मिल जाएंगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, जो कि आप कभी नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी इसमें नोटिफिकेशन आए, यानी कि जो वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप भी उससे बेनिफिट ले पाएँ। वीडियोज़ को अंडरस्टैंड करिए, यानी कि टॉपिक को वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करके उसके नोट्स अपनी नोटबुक में बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होता है कि यानी कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम द फिलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस में पहुंचता है। ठीक है, जो ये ओवम होता है फर्टिलाइज होके फिलोपियन ट्यूब से पहुंचते हुए ये यूट्रस में चले जाता है और वहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यूट्रस में, और वहाँ पे क्या करता है, ग्रो करता है यूट्रस में, जब तक कि बेबी क्या नहीं होता, बॉर्न नहीं होता है। यानी कि ये जो होता है वहाँ पे इसका जो ओवम होता है फर्टिलाइज ओवम, वहाँ पे ये चेंज होता रहता है। यानी कि ये बेबी में कन्वर्ट होगा, फीटस में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे ग्रो करेगा और उसके बाद बेबी, मतलब इसका बेबी का जो होता है न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हो जाएगा। जनरली जो प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का, जो स्टार्ट होता है वो 6-7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 6-7 डेज से स्टार्ट होता है ये जो प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है कंप्लीट होता है अबाउट 11 डे में। और ड्यूरिंग 1% प्रेगनेंसीज में जो फर्टिलाइज एग होता है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता किसमें, यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, बट इम्प्लांट हो जाता है ये आउटसाइड ऑफ द यूट्रस में, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इन दिस वे इट कैन सेट द एबनॉर्मल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है और इसमें जो फर्टिलाइज एग होता है वो इम्प्लांट हो जाता है जो आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, यानी कि जो नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इसके यूट्रस के अंदर ना इम्प्लांट होकर ये बाहर आउटसाइड में इम्प्लांट हो जा रहा है बॉडी के, लाइक द फिलोपियन ट्यूब हो गया, इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया इसका, और स्थमस हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये एम्पुला हो गया, कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन अकर एनीवेयर इन द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव कैनाल, जो कि हम देख चुके हैं। तो रिप्रोडक्टिव कैनाल्स के कहीं पर भी ये जो होता है इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइज एग। ओके, बट मोस्ट कॉमन जो प्लेस होता है वो है फिलोपियन। ये जो फिलोपियन जो ट्यूब है ये इसका मोस्ट कॉमन होता है, यहाँ पे कॉमन है, लेकिन इसके अलावा ये इसके साथ साथ जो होता है ये कहाँ पे होता है, ओवरीज में, सर्विक्स में, एब्डोमिनल कैविटी, ये सब जगह भी ये कहीं पर भी इम्प्लांट हो सकता है। कंपेयर टू द फिलोपियन ट्यूब, इनमें जैसे कंपेयर टू फिलोपियन ट्यूब में के इसमें क्या होता है, जो चांसेस होते हैं अदर आउटसाइड ऑफ द यूट्रस के वो कम होते हैं। ठीक है, दिस साइड आर वेरी लो, जो कि फर्टिलाइज एग होता है वो इन अदर फिलोपियन ट्यूब के अलावा जो अदर पार्ट होते हैं उसमें बहुत कम चांसेस है कि वो मिल पाएगा, ग्रो हो पाएगा। तो इसके जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्प्लांटेशन की जो साइट्स होती हैं इसको हम साइट्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी कि यूट्रस के बाहर, और इंट्रा यूट्राइन यानी कि यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो ये एक्स्ट्रा यूट्राइन होगा इसमें जो होगा ट्यूबल होगी, यानी कि ट्यूब में हो सकता है, ओवरीज में हो सकता है और एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है। तो जो यूट्रस होगा ये जो ट्यूबल होगा उसमें 98% होगा, ओवरीज में होगा 0.5% और एब्डोमेन में 0.1%, यानी कि बहुत कम चांसेस एब्डोमेन के हैं। उससे थोड़े से ज़्यादा ओवरी में और सबसे ज़्यादा ट्यूब में है। ठीक है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में जो ट्यूब होगा उसमें भी ये देखिए चांसेस कितने ज़्यादा हैं। एम्पुला में तो 64% है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है एम्पुला में है, और जो स्थमस है उसमें 29% है, और जो इनफंडिब्यूलम है उसमें 9% है, और जो इंटेस्टिशियल पार्ट्स है उसमें 2% है। ठीक है, तो ये इसके चांसेस है। और जो इंट्रा यूट्राइन हो गया उसमें सर्वाइकल रीजन में ये हो सकता है जिसमें कि 0.4% चांसेस है, और जो कॉर्नुअल होता है उसमें ये 1% लेस देन, यानी कि 1% से भी कम चांसेस है। ठीक है, तो ये है देखिए इसके साइड्स हैं। तो ये तो हो गया यूट्राइन कैविटी। ठीक है, जहाँ पर कि नॉर्मल इसका इम्प्लांटेशन होना था, लेकिन ये क्या होता है, जो ये फर्टिलाइज एग होता है ये यहाँ पे कहीं पर भी
इसमें इम्प्लांट हो सकता है। इंटरस्टिशियल में जो होता है देख लीजिए, ये हो गया इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, इस्थमस हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये एम्पुला हो गया, ये ओवरी हो गई, ये ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकता है और इसमें इसकी परसेंटेज दी हुई है। और ये जो यूट्रस है इसका ये सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसलिए। और ये सिजेरियन स्कार जो होता है कुछ, उसमें भी ये फॉर्म हो सकता है, जो पहले से कोई स्कार फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जो उसका प्रीवियस सीजर हुआ होगा तो उसका जो स्कार फॉर्मेशन है वहाँ पर भी हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन साइट फर्टिलाइज एग जो होती है उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि एक्स्ट्रा यूट्राइन और यूट्राइन, ठीक है। एक्स्ट्रा यूट्राइन में ये सारे चीज़ आता है जो हमने भी देख चुका है। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है, एम्पुला, स्थमस, इंटरस्टिशियल, इन्फंडिबुलर, ये कहीं पर भी हो सकती है, ये हम आपको बता चुके हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं। और यूट्राइन में जो होता है जो दिस सर्वाइकल कैन बी ऑफ टाइप ऑफ कॉर्नियल एक्सेट्रा। तो ये हो गया उसका सर्वाइकल। ये देखिए सर्वाइकल में लेस देन 1% हो गया, और सी सेक्शन स्कार में जो हो गया वो लेस देन 1%, यहाँ पर भी ये स्कार फॉर्मेशन में हो सकता है इंट्रायूट्राइन की बात करें तो, ठीक है। देन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जो इनमें भी इसके टाइप्स के बारे में आप लिख सकते हैं 1 by 1। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है कॉमन होती है, इसमें जो होता है 90% चांसेस होते हैं, और इन अबाउट 50 to 55% केसेस ड्यूरिंग ट्यूबल प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इन द एम्पुला। तो जो फर्टिलाइज एग होता है वो एम्पुला में ज़्यादा चांसेस है, यानी कि ट्यूब में तो वो कॉमन है, लेकिन मोस्ट कॉमन ट्यूब में कौन सा पार्ट है, एम्पुला, ठीक है। तो ये आपको उसमें भी आ सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस द चांसेस ऑफ हैविंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज थमस, इंटरस्टिशियल एंड इन्फंडिबुलम पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब जो होती है 25 से 20% जो होते हैं चांसेस इनमें भी होते हैं, एंड 15% ऑफ टोटल ट्यूबल प्रेगनेंसी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और इसमें जो होता है इम्पॉसिबल फॉर द फिटस टू बी बॉर्न अलाइव, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बेबी इसमें अलाइव हो ही नहीं सकता जो आउटसाइड ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाएगा। इट इज़ रेयर कंडीशन होती है फर्टिलाइज ओवम। अब ये देख लीजिए इसमें क्या होता है, हेटरोटॉपिक प्रेगनेंसी भी है, जिसमें कि आप हेटरोटॉपिक प्रेगनेंसी को समझ सकते हैं कि एक रेयर कंडीशन होती है जो इसमें फर्टिलाइज एग जो होता है वो जो फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम, यानी कि 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं फीमेल में, तो वो जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन 1 ओवम तो क्या होता है नॉर्मली इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन कैविटी में, और जो अदर होता है वो इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस में। तो हेटरोटॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपसे पूछे तो आप यही बता सकते हैं, ये जो हमें अभी हमने पढ़ा कि 2 ओवम जो होते हैं एक साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं वुमेन में, जो एक नॉर्मल प्लेस में जाता है यूट्रस में और एक आउटसाइड ऑफ द यूट्रस में इम्प्लांट होता है। जनरली बीइंग पेनफुल इन नेचर, ये क्या होता है, जनरली पेनफुल होता है इनका नेचर, आउटसाइड यूट्रस इज डायग्नोज अर्लियर। अब इनमें भी क्या होता है कि ये पेनफुल कंडीशन होती है, नेचर इसका ऐसा होता है, और जो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस होता है वो जल्दी डायग्नोज होता है इनसाइड ऑफ द यूट्रस के अलावा, ठीक है। जो यूट्राइन कैविटी में होता है वॉम में होता है वो तो उसके पहले कौन सा डायग्नोज हो जाएगा, ये जो आउटसाइड होता है, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल होता है तो पेशेंट को पता चल जाएगा। इट रिमूवल इमीडिएटली, अगर इसको डायग्नोज करते हैं फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसको क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। बट इनिशियली यूट्राइन प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिटेक्टेड, तो इस समय क्या होता है कि जो यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं होती इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो व्हेन द ECG लेवल कंटिन्यू टू रेस, अगर उसके टेस्ट किए जाएँ तो जो ECG लेवल कंटिन्यू रेस होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रिमूव कर दी है तो फिर क्या होगा कि जो अल्ट्रासाउंड में तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिख पाई थी और कुछ नहीं दिखा था, तो उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन फिर भी ECG लेवल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको डायग्नोज किया जाएगा, फिर से अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो फीटस उसमें अल्ट्रासाउंड से फिर ये डायग्नोज होगा कि जो उसको है फीटस भी है, दो लोकेटेड इन द यूट्राइन कैविटी, हैज़ अबाउट 70% चांसेस ऑफ बीइंग बोर्न। तो उस समय जो दूसरा जो फर्टिलाइज एग जो इंट्रा यूट्राइन कैविटी में था वो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और फीटस के जो उसमें चांसेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन कैविटी में अलाइव होने के वो 70% चांसेस होते हैं कि वो
जीवित बॉन्ड हो, ठीक है। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी जो मोस्ट कॉमन टाइप एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जैसे पहले हमने पढ़ा, टोटल प्रेगनेंसी अबाउट द 95 to 97% प्रेगनेंसी केसेस इम्प्लांट एंड ग्रो इन द फर्टिलाइज एग अकर द जो होता है इन द फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ग्रो होगा फर्टिलाइज एग इन द फिलोपियन ट्यूब में। और ये जो ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है ट्यूब में ही, फिलोपियन ट्यूब में ही जाके वो 95 से 97% चांसेस होते हैं, और वो वहीं पे इम्प्लांट होती है, वहीं पे ग्रो होता है फर्टिलाइज एग। इफ़ देयर इज़ अ डिले इन द पासेस ऑफ द फर्टिलाइज एग थ्रू द फिलोपियन ट्यूब, अगर ये यहाँ से पास नहीं होता फिलोपियन ट्यूब से, टू रीज़न ऑफ उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जब वो पास नहीं होता है तो लॉन्ग ट्यूब हो सकती है, और स्पाज्म हो सकता है ट्यूब में, ट्विस्टेड हो सकती है ट्यूब। तो इससे क्या होगा, ट्यूब जो एग होगा वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा। तो देन इट इज़ द फिलोपियन ट्यूब इटसेल्फ गेट इम्प्लांटेड, तभी वो क्या करेगी, इम्प्लांट उसमें हो जाएगा। और इसके रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो पीआईडी हो सकता है, पीआईडी के वजह से ये हो रहा है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो, और आईयूडी के वजह से, यानी कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करते हैं लाइक कॉपर टी एक्सेट्रा, तो उसके वजह से भी ये कॉज हो सकता है। और प्रीवियस एक्सपोजर टू DES, यानी कि डी इसका मतलब होता है डाइएथिलवेस्टोल, इसको बोलते हैं ये, इसका मतलब होता है ये एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द फीमेल हार्मोनिंग एस्ट्रोजन होता है, इज़ यूज टू द ट्रीट यूरिनरी मतलब जो इनकॉन्टिनेंस होता है, और प्रिवेंट फ्रॉम द एबॉर्शन और प्रीमेच्योर लेबर, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो उसके वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी के होते हैं, ठीक है। देन डीएनसी का मतलब जो होगा इंट्रा यूट्राइन सर्जरी, यानी कि डीएनसी का मतलब डायलिटेशन एंड द क्यूरेशन, जो इंट्रा यूट्राइन सर्जरी होती है जब डीएनसी किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। स्मोकिंग हो सकते हैं, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और ट्यूब लाइगेशन, यानी कि जो उसकी ट्यूब का लाइगेट किया हो, यानी कि जब उसका ये क्या होगा, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, यानी कि जब उसकी ट्यूबेक्टमी की है तो भी ये हो सकता है, ठीक है, लाइगेट किया है किसी वजह से। फिर है यूजुअली ट्यूबल प्रेगनेंसी अकर ड्यू टू द फैक्टर, ये कुछ ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है कुछ फैक्टर से इफेक्ट होती है, जैसे ब्लॉक और स्लो डाउन, यानी कि या तो ट्यूब ब्लॉक है या बहुत स्लो उसमें मूवमेंट हो रहा है फर्टिलाइज एग का फिलोपियन ट्यूब में, तब भी होगा। ये जो रीजंस होते हैं, फिलोपियन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है फिलोपियन ट्यूब में इन द ट्यूब सच एज द नैरो ऑफ द ल्यूमन, जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है उसके वजह से जो है नैरोइंग है ट्यूब, बहुत ज़्यादा नैरो है ट्यूब, और इससे क्या होता है कि उसमें बैंड भी हैं, तो भी ये पास नहीं होगा फर्टिलाइज एग। और दूसरा होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो हमने पढ़ा था कि इसमें जो वुमेन हैज़ जो होती है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के वजह जो होती है वो सल्फेंजाइटिस इन द पास्ट, कभी उसको पास्ट में अगर सल्फेंजाइटिस हुई है तो भी ये कॉज होगा, ठीक है। तो उसके वजह से भी ये कॉज होगा। सल्फेंजाइटिस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, कॉज बाय द एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एसटीडी लाइक गनोरिया, क्लेमाइडिया, इस तरीके की कोई डिजीज कंडीशन है उसके वजह से सल्फेंजाइटिस कॉज होगी, ठीक है। तो ग्रेट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द हैविंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके वजह से जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सल्फेंजाइटिस जो होती है डिस्ट्रॉय कर देती है सीलिया को, और ट्यूब के जो सीलिया ऑफ द ट्यूबल एपिथेलियल को क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय कर जाती है, जिसके वजह से वो स्लिप होता है फर्टिलाइज एग। तो वही जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो फिर नहीं स्लिप हो पाएगा, तो एज अ रिजल्ट द फर्टिलाइज एग जो होता है वो डज नॉट मूव टुवार्ड द यूट्रस, तो वो यूट्रस तक क्या नहीं हो पाएगा, ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर है पीआईडी जो होता है लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ द पेरीट्यूबुलर एडिशन, इसके वजह से पेरीट्यूबुलर एडिशन भी हो जाएंगे कहीं कहीं पे को, जो जिसके रिजल्ट से नैरोइंग हो जाएगा, स्पाज्म ऑफ द ट्यूब जो ट्यूबल कैविटी होगी, यानी कि जो ट्यूब होगा उसमें स्पाज्म हो जाएंगे, ठीक है, तब भी वो पास नहीं होगा फर्टिलाइज एग। यूज़ ऑफ द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं तो भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कॉपर टी वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से भी ये मतलब नहीं हो सकता, बट नॉट ट्यूबल एंड ओवेरियन। इंट्रायूट्राइन मीन्स प्रिवेंट इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, यानी कि जो इसका मतलब क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन तो डाल दिए जैसे कि कॉपर टी वगैरह, तो वो क्या करते हैं कि उसको ब्लॉक करते हैं फर्टिलाइज एग को यूट्रस में जाने के लिए, तो ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन ट्यूब में और ओवरी के लिए वो ब्लॉक नहीं कर सकते, तो वो भी एक चांसेस हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ठीक है। एंड इफ़ अ वुमेन बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ द
ट्यूबल स्टेलाइजेशन ऑपरेशन, यानी कि उसका जो मतलब स्टेलाइजेशन हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन वो फेल हो चुका है। तो फेल होने की वजह से भी कभी कभी ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो कि क्या हो जाती है, ट्यूब में ही कंसीव हो जाएगी। तो इसके वजह से भी ये एक कॉज इसको भी माना जाता है, ठीक है। और अदर फैक्टर में आएगा इंक्रीज द चांस ऑफ द इम्प्लांटेशन एक फिलोपाइन ट्यूब गिव्स अर्ली ऑनसेट ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि जब ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ये फर्टिलाइज एग की, तो उसकी वजह से भी ट्यूबल एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन हो जाएगी। मतलब उसी को बोलते हैं ये जो ट्यूबल एंड्रोमेट्रोसियोसिस, ठीक है। यानी कि जब ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो ट्यूब के जो ट्यूब होती है उसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मास यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है इसके वजह से ही। यानी कि एंडोमेट्रोसिस का मतलब ही होता है कि ये जो वर्ड होता है ये डिराइव क्या है, एंडोमेट्रियम से। तो इसका मतलब होता है कि जो टिश्यू होते हैं दैट लाइंस द यूट्रस, वो यूट्रस में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन बना देंगे और टिश्यू की, ठीक है। इन दिस एंडोमेट्रियम टाइप दिस जो टिश्यू होगा वो आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी से बाहर भी वो क्या बना रहे थे, यूट्रस की तरह ही क्या बनाएंगे, एक लाइन सी क्रिएट कर देंगे, जिसके वजह से वहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्टर में आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें कि आप ये जो रेशियो हो गए, और आप ये लिख सकते हैं डिग्री ऑफ द रिस्क, यानी हाई रिस्क हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गए और लो रिस्क हो गए। तो हाई रिस्क में आप ये लिख सकते हैं डिग्री ऑफ रिस्क जो हाई है वो हो गए रिस्क फैक्टर में प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी हुई है तो दोबारा चांसेस है, प्रीवियस ट्यूबुलर सर्जरी यानी कि कोई सर्जरी जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं, ट्यूबल लाइगेशन अगर लाइगेट हुआ है तो भी चांसेस हैं, ट्यूबल पैथोलॉजी कुछ है, और जो यूटर डीएस एक्सपोजर है तो भी ये चांसेस हो सकते हैं। और करंट आईयूडी, ठीक है, आईयूडी जो हम बता चुके हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में, तो उसके वजह से हाई रिस्क चांस है। मॉडरेट रिस्क भी हो सकते हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी हो वुमेन को, और प्रीवियस सर्विसाइटिस हो यानी कि गनोरिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि कोई ऐसी एसटीडी वाली डिजीज़ है, गनोरिया, क्लेमाइडिया एक्सेट्रा। और हिस्ट्री ऑफ पेल्विक, हमने ये भी पढ़ा है कि पीआईडी का जो अगर हिस्ट्री है तो, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, स्मोकिंग है, तो ये चांसेस मीडियम मॉडरेट है। और जो लो है वो है प्रीवियस पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी, कभी उसकी पास्ट में एब्डोमिनल सर्जरी या पेल्विक सर्जरी तो, और लोअर जो वजाइनल ड्यूसिंग है, वजाइनल ड्यूसिंग का मतलब होता है वॉशिंग आउट द वजाइना विद द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड अदर मेडिकेशन लाइक द विनेगर और एक्सेट्रा, तो उसके वजह से भी ये लो चांसेस है। ऑन अर्ली एज ऑफ द इंटरकोर्स, ठीक है, यानी कि बिफोर 18 ईयर अगर उसका प्रेगनेंसी मतलब इंटरकोर्स है और तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव करेगी। तो ये इसके जो है ये इसके रेशियो हैं, आप देख लीजिएगा। प्रीरिस और रिस्क फैक्टर में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इन जो होती है आईवीएफ जो होता है उस वो भी एक कॉज है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंडक्शन लेबर इंड्यूस अबॉर्शन सॉरी, और हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, ये चांसेस हैं। पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, अब इसकी टर्मिनेशन जो होती है, पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कैसे होगा, ड्यू टू लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अब वहाँ पर अगर जो फर्टिलाइज एग है कहीं पर भी अगर वो इम्प्लांट हो रहा तो वो टर्मिनेट क्यों हो रहा है, क्यों वो मतलब आउट हो जा रहा है, वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, वहाँ पे फिटस क्यों नहीं फॉर्म हो पा रहा नॉर्मली बेबी, तो वो इसलिए कि वहाँ पे उसको लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन मिलती, ठीक है, उसको स्पेस कम मिलेगा। इट इज़ द पॉसिबल टू द फीटस टू ग्रो हियर, इसलिए क्या होता है कि जो फीटस है उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा वहाँ पे 9 मंथ को में रह के ग्रो करना, तो इसलिए वो जो होता है टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, ठीक है। देयर फॉर द प्रेगनेंसी एंड हो जाएगी सम टाइम आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग, इसलिए जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके इम्प्लांटेशन के कुछ टाइम के बाद प्रेगनेंसी जो होती है वो टर्मिनेट हो जाएगी बाय वन ऑफ द फॉलो मेथड। ये किसी भी एक मेथड से हो सकती है, जैसे कि ट्यूबल अबॉर्शन हो जाएगा, ट्यूब मोल हो जाएंगे, या ट्यूबल रप्चर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबल अबॉर्शन में देख लीजिए कैसे होगा कि इम्प्लांटेशन इन द, ये जो फर्टिलाइज एग होता है ये जब फिलोपेन ये मन में कहीं पर भी एम्पुला या फंडीबुलम पार्ट पे जब मतलब फिलोपेन ट्यूब के जब ये इम्प्लांट होता है तो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी मेनली डन बाय दिस मेथड, तो ये ट्यूब एबॉर्शन के मेथड से ही ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ट्यूब जो होगी वो रप्चर हो जाएगी या फिर वो अबॉर्ट हो जाएगा, किसी भी तरीके से वो अबॉर्ट हो जाएगा। अंडर दिस फर्टिलाइज एग जो होता है सेपरेट फ्रॉम इट्स अटैचमेंट साइट और पास थ्रू द जो
फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द ट्यूब इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। और यहाँ पे क्या होगा कि ड्यूरिंग मिसकैरेज भी हो सकता है कि द एग कैन बी द लाइव स्टेट एंड द ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द मोल, यानी कि मोल के फॉर्म में भी ये क्या हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, और मोल तो आपको पता ही है जो हमने पढ़ा था कि हाइडेटिव फॉर्म मोल जो होते हैं उस तरीके से ये अबॉर्ट हो जाएगा। और अबॉर्शन कैन बी कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से आउट भी हो सकता है किसी मोल के थ्रू, यानी कि एक क्लॉट के फॉर्म में या कैसे भी, और या फिर कोई पार्ट इसका अंदर भी रह सकता है। इन केस इनकम्प्लीट अबॉर्शन देयर इज कंटिन्यू ब्लीडिंग, अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, कुछ उसका पार्ट अंदर रह गया है, तो कंटिन्यू क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। और ड्यू टू ब्लीडिंग तो इम्प्लांटेशन साइड जो होगी वो अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के जो अराउंड की जो साइड होगी द एम्ब्रियो डाई, उसके वजह से एम्ब्रियो डाई हो जाएगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे अराउंड द फीटस, यानी कि जो फीटस है, एम्ब्रियो है। दिस मोल इज इधर कंप्लीटेड अबॉर्शन और पास आउट ऑफ द ट्यूब लाइक अ ट्यूबल अबॉर्शन। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, ड्यू टू ब्लीडिंग फ्रॉम द इम्प्लांटेशन साइट, तो अराउंड द एम्ब्रियो क्या होगा, वो ब्लड कलेक्ट होता रहेगा और ब्लड डाई, जो फीटस होगा वो डाई हो जाएगा और क्या होगा, कंप्लीटली अबॉर्ट हो जाएगा, पास आउट द ट्यूब से, ट्यूब के थ्रू क्या हो जाएगा, वो बाहर आउट हो जाएगा। और जो ट्यूबल रप्चर होता है, अभी हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक तो हमने ट्यूबल अबॉर्शन देखा, फिर हमने ट्यूबल मोल देखा जिसमें कि वो एक क्लॉट के फॉर्म में बाहर आ सकता है, जैसे हाइडेटिव फॉर्म मोर हमने देखा था। अब थर्ड है ट्यूबल रप्चर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके नाम से ही लग रहा है कि जब फर्टिलाइज एग जो होता है इम्प्लांट हो जाता है स्टमक में या इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब में, तो प्रेगनेंसी जो होती है टर्मिनेट होती है बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू क्या होगी, वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, मतलब आउट हो जाएगी। तो ट्यूबल रप्चर जो होता है वो कैन अकर इवन आफ्टर इम्प्लांटेशन इन द पार्ट ऑफ द एम्पुला, अगर एम्पुला में भी अगर वो इम्प्लांट हो चुका है, मतलब ट्यूब का जो इम्पुला पार्ट है वहाँ पर भी इम्प्लांट हो चुका है, तो ट्यूबल रप्चर के थ्रू वो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। और व्हेन द फर्टिलाइज एग इम्प्लांटेड इन द नैरोइंग स्टमक, जब वो नैरो स्टमक में, जब स्टमक पार्ट में जब वो इम्प्लांट होता है एग, तो प्रेगनेंसी इज टर्मिनेट बाय द ट्यूबल रप्चर आफ्टर अबाउट 6 वीक्स, तो 6 वीक के बाद जो होती है ट्यूब क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और वो जो फीटस पार्ट है वो आउट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ जो ट्यूबल रप्चर अकर एट द अबाउट 8 to 10 वीक्स व्हेन द इम्प्लांटेड इन द एम्पुला, जब एम्पुला में वो इम्प्लांट होता है ये जो फर्टिलाइज एग है, तो वहाँ पे क्या होता है 8 to 10 वीक्स में वो रप्चर हो जाएगा वहाँ पे और वो आउट हो जाएगा। अराउंड 16 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन इंटरस्टिशियल पार्ट, और इंटरस्टिशियल पार्ट में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी कि 16 वीक तक रहेगा, उसके बाद वो रप्चर होके आउट हो जाएगा। ट्यूबल रप्चर में ऑल्सो अकर इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि जब पेरिटोनियल कैविटी में इम्प्लांट होगा तब भी क्या होगा, ट्यूबल रप्चर के थ्रू वो आउट हो जाएगा। मे बी इन और इसके अलावा क्या हो सकता है कि इंट्रालिगामेंट्री और ऑल्दो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर इज़ मोर कॉमन इसमें होते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, जो इफ़ ट्यूबल रप्चर अकर तो इफ़ द इन द पेरिटोनियल कैविटी देन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर पेरिटोनियल कैविटी में है इम्प्लांट और ट्यूबल रप्चर हो गया तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, सीवियर जो इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो सकता है और सेकेंडरी क्या हो सकता है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, या तो हेमरेज होगा कंटिन्यूएशन में इंट्रापेरिटोनियल और या फिर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होगी अगर ट्यूबल रप्चर हो गई। कहाँ पे था, जब पेरिटोनियल कैविटी में जब वो इम्प्लांट हुआ था। अगर वो इफ़ द ट्यूब रप्चर इज़ इंट्रालिगामेंट्री, अगर वो इंट्रालिगामेंट्री में तो ट्यूब रप्चर होगी तो क्या होगा, देन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में अकर, तो इनमें से जो नीचे दी गई है इसमें से 2 कंडीशन, या तो ब्रॉड लिगामेंटस हेमरेज होगा और या फिर इंट्रालिगामेंटस हेमरेज होगा। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंटस जो यूट्रस के चारों तरफ जिससे कि यूट्रस बंधा रहता है उससे होगा, या फिर इंट्रालिगामेंट ये जो प्रेगनेंसी होती है यहाँ पे ये होगा। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि हेमेटोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो ब्रॉड लिगामेंटस हेमेटोमा हो जाएगा वहाँ पे कंटिन्यूएशन में, या फिर लिगामेंटस प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एमनोरिया हो जाएगा सबसे पहले तो इसमें कि एब्सेंस ऑफ एमिनिस्ट्रेशन साइकिल हो जाएगा, और इन द 25% ऑफ द केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर बिफोर द फर्स्ट
पीरियड। तो फर्स्ट एक मिस पीरियड होने के बाद इस जो होती हैं वो ये इस तरीके की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, उससे पहले ही। और ड्यूरेशन एमनोरिया का होगा 6 to 8 वीक। एमनोरिया सबसे पहले है जिसका कि ड्यूरेशन इतना 6 to 8 वीक हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन कंटिन्यूस में होगा, विथ क्रैम्पिंग के साथ होगा। और क्या होगा कि जो डाउन में होगा, क्रैम्पिंग डाउन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन, जहाँ पे भी उसका इम्प्लांटेशन होगा उस साइड को ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, और फिलोपियन ट्यूब में जहाँ पर भी वो होगा। और दिस पेन इंक्रीज ड्यूरिंग डेफिकेशन, और ये पेन जो होता है डेफिकेशन के समय ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियली द पेन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, ज़्यादातर तो लोअर एब्डोमेन में होगा। ग्रेडली इट्स स्प्रेड जो होगा होल एब्डोमेन में। उसके बाद जो होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सारे एब्डोमेन में होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। और एब्डोमेन पेन इज़ फाउंड इन ऑल केसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो होता है ये एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है। एब्डोमेन पेन जो होता है मे बी रेफर टू द शोल्डर, और फिर ये शोल्डर तक पहुंच जाता है। किस लिए पहुंच जाता है, अर्ली साइन ऑफ द प्रेगनेंसी एज ब्रेस्ट चेंज। तो इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट चेंज भी होते हैं इसमें, और नोजिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस भी हो सकती है, मे बी प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके की प्रेगनेंसी है, हार्मोन तो उसी तरीके से सीक्रेट हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं समझा के, और इस शॉर्ट में भी लिख सकते हैं साइन एंड सिम्टम को। जैसे आप लिख सकते हैं सदर सीवियर एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन हो सकता है, डिजीनेस एंड फेंटिंग हो सकती है पेशेंट को, पेन होगा इन द शोल्डर, ठीक है, शोल्डर में भी पेन होगा क्योंकि ड्यू टू द लीकेज ऑफ द ब्लड into the abdominal affecting diaphragm, ठीक है, एंड पेन इन द लोअर बैक, ओके। तो ये इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। और जो एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, एक कंडीशन एक ये भी है कि जो लाइट ब्लीडिंग होगी इसमें जो ड्यूरेशन इस मतलब ड्यूरिंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ब्लीडिंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी, मगर हम इसको एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम नहीं मान सकते एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग को, ठीक है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन के यानी कि रिटेंशन हो जाएगा और पेन होगा उसको। पेलर होगी पेशेंट, ठीक है, पेलर भी होगी, इसमें सीवियर येलोइश होगी वो वुमेन, और उसका जो इंटरनल हेमरेज की वजह से ये हो रहा है ड्यूरिंग ट्यूबर अबॉर्शन। जब अंदर अबॉर्शन हो जाएगा तो उसको कंटिन्यूएशन में इंटरनल हेमरेज होगा जिसकी वजह से वो पेलर होगी और येलोइश होगी। अब येलोपन उसका डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है, ओके। और सिम्टम ऑफ शॉक भी प्रेजेंट होंगे इसमें, जिसमें कि लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोल्ड हैंड एंड फीट हो जाएंगे, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी। ड्यूरिंग द क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा इन्फेक्टेड हेमेटोसील हो जाएगा उसको, मे बी प्रेजेंट विद द टेंस पेन के साथ होगा। और जो पेन होगा इन द रेक्टम में ड्यूरिंग द लो बावल मूवमेंट के समय में जो होगा बावल मूवमेंट में पेन होगा उसको रेक्टम में। और जो एब्डोमिनल एग्जामिन करने में अक्यूट प्रेगनेंसी उसको देखने को मिलेगी। और इसका जो कंट्रास्ट होता है ड्यूरिंग क्रॉनिक एक्टोपिक, इरेगुलर मास, अब अगर क्रॉनिक है तो इरेगुलर मास फील हो सकता है उसको लोअर एब्डोमेन में, और उसको कोलन साइन हो सकता है। कोलन साइन का मतलब होता है द एरिया अराउंड द अम्बिलिकस टर्न इनटू डार्क ब्लू हो जाएगी, ठीक है, एंड द एक्सेसिव टेंडरनेस हो जाएगा। ये जो होता है फेल्ट होता है मूवमेंट ऑफ द सर्विक ड्यूरिंग अ बायोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। डायग्नोसिस करेंगे, इसके डायग्नोसिस में इसका ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से टेस्ट के थ्रू इसको पता कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं कि जो होता है कुल्डोसेंटोसिस रेक्टोयूट्राइन टेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो निडिल होती है उसके थ्रू क्या करेंगे, उस पार्ट से जो पाउच होता है उससे कुछ फ्लूइड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जिससे कि उस फ्लूइड को फिर चेक करेंगे कि एस्पिरेट ऑफ द नॉन क्लॉटिंग ब्लड, और ये जो ब्लड होगा नॉन क्लॉटिंग होगा तभी वो एस्पिरेट हो सकता है ड्यूरिंग द कूडोसिंथेसिस में, ठीक है। इंडिकेट करेगा अक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द पेरिटोनियम में, कि वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट है, मतलब कलेक्टेड है, और विच इज़ द साइन ऑफ द रप्चर ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब है जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है वो रप्चर होगी तभी वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रहा, वाई। और हाउएवर दिस इज टेस्ट नॉट मोर कन्फर्मली, तो लेकिन इसको ज़रूरी नहीं कह सकते कि ये ब्लड क्लॉट जो है प्रेगनेंसी के वजह से ही है, इसको कंफर्म नहीं कर सकते, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं माना जाएगा। इवाल्वेशन ऑफ एससीजी लेवल, अब एससीजी का लेवल इवाल्वेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, सोनोग्राफी के थ्रू वो हाई मिलेगा। और शो एम्प्टी यूट्रस, फिर एससीजी लेवल हाई होगा बट सोनोग्राफी शो जो होगा एम्प्टी यूट्रस। तो अब
एससीजी लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन जब उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यूट्रस में कोई भी डिलीवरी मतलब फीटस यानी कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस है। और फिर है लेप्रोस्कोपिक एंड लेप्रोटोमी करके भी इसको कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल कैविटी में क्या करेंगे, वो इनसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्या करते हैं, लेप्रोस्कोप की वजह से उसको चेक करते हैं लेप्रोस्कोपी में, ठीक है। और लेप्रोटमी में लेप्रोटमी करेंगे और लेप्रोस्कोप के हेल्प से उसमें चेक करेंगे इनसाइड ऑफ द एब्डोमेन की क्या प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग सर्जरी एब्डोमेन ओपन बाय द सर्जिकल इंसिजन, ठीक है, सर्जिकल इंसिजन से ओपन करेंगे और लेप्रोस्कोपी को इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ब्लड टेस्ट सच हीमोग्लोबिन लेवल, और ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें कि हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, WBC काउंट करेंगे, ESR और ABO और RH ग्रुप RH ग्रुपिंग करेंगे, कोलन साइन देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जो कि आप कभी करते नहीं हैं, मतलब ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, बस आप देखते हैं। तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम और आगे अच्छी वीडियोस बनाएं। और आप कुछ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। लाइक तो पक्का करते हुए चले जाइए। तो चलिए दूसरा पार्ट अब जल्दी ही इससे अपलोड कर दूँगी, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो ओके गाइस, सी यू लेट।